नमस्कार। इस वक्त देश में अगर सबसे ज्यादा किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो वो है कि सरकार के 12 साल पूरे हो गए और इन 12 सालों में कहां तक देश विकसित हो पाया, क्योंकि आर्थिक सुनामी की भी बात हो रही है। लेकिन एक मंत्रालय है और एक मंत्री हैं जिनकी चर्चा सुबह उठते ही लोग करने लगते हैं आजकल, क्योंकि जब अखबार देखते हैं, चैनल्स देखते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं पेट्रोल के दाम क्या रहे, गैस के दाम क्या रहे। तो उन्हीं चर्चित मंत्री जी के साथ आज हम चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है पुरी साहब आपका। आज सुबह सब कुछ ठीक रहा, आज किसी ने चर्चा नहीं की आज पेट्रोल के दाम क्या रहे, आज गैस के। कल बढ़ गए थे ना 29 रुपए एलपीजी के, तो कल चर्चा हो चुकी थी। पर रीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने इस कार्यक्रम में, इस शो में मुझे इंक्लूड किया। सही बात है कि आजकल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की चर्चा या उसके काम की अ, लोगों की कॉन्शियसनेस में थोड़ा ज्यादा है। उसका कारण यह है कि पिछले 4 वर्ष 2 ग्लोबल ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हुए हैं। फरवरी 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध, और अभी 28 फरवरी 2026 से यूक्रेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो क्लोजर है या चोकिंग, जो भी जहां पे रुकावट है, उसके बारे। तो इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में उसका असर पड़ा है। आपको पता है, भारत जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोजर से पहले 90% जो हमारे कच्चा तेल इंपोर्ट होता था वो इस रूट से आता था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और करीब 60% जो हमारी सिलेंडर या एलपीजी है वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती थी। इसलिए सवाल ये उठता है कि फरवरी 2022 से लेके फरवरी 2026 और अभी तक दाम पहले क्यों नहीं बढ़े? 4 साल में, 4 साल पहले दाम बढ़े थे फरवरी 2022 में, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दाम बढ़ाने की बजाय 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो कम कर दी पेट्रोल और डीजल की। और उसके बाद थोड़ी सी पेट्रोल और डीजल में इंक्रीज ऑफ प्राइस हुआ है, 7 रुपए 60 पैसे एक्सेट्रा। तो अगर दुनिया भर में देखें, विश्व भर में, तो जापान के बाद वी आर द कंट्री विद द लोएस्ट इंक्रीज इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। सो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इट्स आर्टिकल ऑफ फेथ कि हमारे जो कंज्यूमर है, हमारे जो आम नागरिक है, उनको इंटरनेशनल प्राइस इंक्रीजेस से बचाया रह जाए। और इसलिए मैं समझता हूं, आपसे पहले मैंने कुछ सीनियर जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू की। वो कहते कि अब अगली बार कब बढ़ेंगे? मैंने कहा पहले बधाई तो दो कि 4 साल में कितना कम बढ़ोतरी हुई है और दाम कम हुए हैं। फरवरी 22 से लेकर फरवरी 26 तक प्राइसेस हैव कम डाउन। और क्यों हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो 3 बार, एक बार नवंबर 2021 में, दूसरा मई 2022 में, और रीमा जी अभी रिसेंटली 10 रुपया पर लीटर ऑफ पेट्रोल और 10 रुपया पर लीटर ऑफ डीजल एक्साइज ड्यूटी कम की। मैं आपको बधाई दे देती हूँ सर, क्योंकि मैं जब देख रही थी हार्मोन संकट के बाद 80%, 90%, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 50%, दूसरे देशों की बात करें तो कहीं कहीं 90% तक बढ़े हैं दाम। लेकिन ये क्या अचंभा हो रहा है कि भारत में जनता त्राही त्राही नहीं कर रही, विपक्ष कर रहा है। देखिए, विपक्ष का थोड़ा तो काम भी है विरोध करना, बट अगर वो विरोध इंटेलिजेंटली करें तो मैं समझता हूं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़े। अब विपक्ष के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है इस समय हमारे कितने राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं। आप एक चीज देख के चलिए कि जो बीजेपी स्टेट्स हैं, केंद्रीय सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की और बीजेपी रूल स्टेट्स ने अपना वैट भी कम किया। पर जो नॉन बीजेपी स्टेट रूल्स हैं, ये तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, वहां दाम बीजेपी स्टेट से पर लीटर 10 रुपए ज्यादा है,
₹10 लीटर पर पेट्रोल पर लीटर, ₹10 डीजल पर लीटर ज्यादा है। तो ये इनकी क्रिटिसिज्म में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर आपको इतनी जनता के साथ हमदर्दी है, प्यार है, तो अपने स्टेट्स में तो कम करिए उसको। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी के एडवाइजर उनको ये बता ही नहीं रहे हैं कि उनके स्टेट्स का क्या हाल देखिए, है, राहुल गांधी के एडवाइजर कौन है और उनको क्या बताएंगे, वो तो आज इंडिया अलायंस की मीटिंग हो रही है और उसकी जो मुझे तो लग रहा है दे आर कोलैप्सिंग अंडर द वेट ऑफ देयर ओन कॉन्ट्रडिक्शंस। उनमें कई लोग तो आए नहीं। मैंने सुना कि केजरीवाल जी और स्टालिन आए नहीं और टीवीके का वैसे नहीं आना चाहा, तो अखिलेश जी और ममता जी बैठे हैं वहां पे। ममता जी का जो सिचुएशन आपने देखी है अभी वेस्ट बंगाल में, उनके तो अपने एमपीज उन्हीं के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले साल आने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश विल अगेन रिजल्ट इन रिसाउंडिंग बीजेपी विक्ट्री। मैं सोची थी इस मुद्दे पर बाद में आऊंगी, क्योंकि शरद पवार जी ने कहा आज सुबह कि जो जो लोग नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते वो सब इस बैठक में आ रहे हैं। मैंने वो देखा, उनकी स्टेटमेंट देखी। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल जी की स्टेटमेंट्स में कंसिस्टेंसी नहीं है, वो भी मैंने स्टेटमेंट देखी। तो पसंद नहीं करते हैं वो लोग, यानी बाकी सब पसंद करते हैं। नहीं, आप देखिए, ये शरद पवार जी बड़े सीनियर लीडर, उन्होंने जो कहा उसको मैं इंटरप्रेट थोड़े ना कर रहा हूं, पर आपने जो उसमें से इन्फ्रेंस निकाली है उसके लिए आई विल नॉट डिसएग्री विद दैट। सर, अब एक बार वैश्विक संकट पर फिर से आते हैं, क्योंकि आप सिर्फ इस मंत्रालय के मंत्री नहीं, आपने तो मतलब एक तरीके से एक ब्यूरोक्रेट रहते हुए वो सारी चीजें देखी भी हैं जब इससे पहले भी संकट आए, लेकिन तब भारत इतनी मजबूती से क्यों नहीं खड़ा होता था? इस बार ऐसा क्या स्ट्रैटेजी में हमने चेंज लिया है कि भारत पूरे विश्व में एक अलग तरीके से लीक पार कर? उसका एक ही आंसर है, माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप। मैं बता रहा हूं आपको, इन 12 साल में, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं 9 साल उसमें से उनकी टीम में हूं। देखिए, मैं समझता हूं ये एनर्जी क्राइसिस से बड़ी जो क्राइसिस थी वो थी महामारी का सामना करना पड़ा। वो मैं क्यों कहता हूं कि दैट वाज मोर सीरियस, क्योंकि रीमा जी, दैट वाज लाइफ थ्रेटनिंग। और मुझे याद है क्या उस समय हमारी हालत हुई थी। लोग हमारा मजाक भी उड़ाते थे, बट जिस स्पीड के साथ, एक तो डिस्टेंसिंग, मास्क, वो अलग चीज है। आप ये देखिए कि वैक्सीन, कांग्रेस सरकार ने 2006 और 2010 के बीच में जो हमारी पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, रीमा जी, उसको बंद कर दिया। मोदी जी ने जैसे ही महामारी लगा कि हमारे ये सामना करना पड़ेगा, एक तो थी हमारे पास पुणे में एस्ट्राजेनेका बनाने वाली वो एक कंपनी जो वैक्सीन बना थी, पर बाकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी पूरा उनका साथ दिया। और हुआ क्या कि मुझे एग्जैक्टली आंकड़ा याद नहीं है, पर 220 या 240 करोड़ वैक्सीन की डोजेस बनाई गई। ज्यादातर मोस्टली मुफ्त बांटी गई और भारत की कोविड मैनेजमेंट के अलावा दुनिया भर में 120 और देशों में भी वैक्सीन मैत्री के द्वारा उनको भेजी। वो क्या मतलब ऑपरेशन था। इस समय जब ये हमें इंटरनेशनल एनर्जी क्राइसिस का देखना पड़ा, मैं समझता हूं उसके कंपैरिजन में ये उतना सीरियस नहीं था, बट आई थिंक यू मैनेज्ड इट वेरी वेल। प्राइसेस नहीं बढ़ने दिया आपने, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं आप। अब एलपीजी, जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी, हम जब ये 28 फरवरी को 2026 में जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समस्या हुई, हम करीबन 32,000 मेट्रिक टन प्रतिदिन एलपीजी प्रोड्यूस करते थे। उसको हमने बढ़ा के अब 54,000 मेट्रिक टन तक ले गए। ईएनपी में कोई कमी नहीं आई, हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ती गई है। जिस तरीके में देखिए, जहां पे भी देखिए, सो ये प्रधानमंत्री जी का पॉलिसी क्लैरिटी, पॉलिसी स्टेबिलिटी और एकदम फोकस्ड तरीके से कि हमें आत्मनिर्भरता की तरफ एनर्जी में जाना। अब हमारे वो कुछ विपक्ष में जो विरोधी हमारे ग्रुप्स हैं, वो कहते हैं कि पहले क्यों नहीं किए। अरे भाई, 2006 और 16 में
जब आप सत्ता में थे तो उसको डल डेकेड इसलिए कहा जाता था कि आपने ईएनपी कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस सरकार के जमाने में जो ओएनजीसी को 50,000 करोड़ दिया जाता था एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन करने के लिए, आपको पता है उसको वो एलपीजी सब्सिडी देने में लगा दिया उन्होंने। तो अभी 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर 3.5 में से जो हमारा सेडिमेंट्री एरिया का नो गो एरिया था उसको क्लियर किया, नई लॉ लाए 2025 में। अभी समुद्र मंथन लाए, योजना लाए जिसमें हर साल 150 कुएं डीप वाटर वेल्स खोदे जाएंगे और उसके लिए 90,000 करोड़ दिया। सो दैट इज द मेन। लेकिन सर इसके जवाब में तो फिर ये बात आती है ना कि तभी तो उस सरकार को हटाया गया और आपको लेकर आए क्योंकि वो सरकार परफॉर्म नहीं कर रही थी। जी। तो और मेरे को लगता है कि ये क्योंकि जिस तरीके से वो कर रहे हैं, देखिए किसी भी डेमोक्रेसी में सर्वाइवल के लिए और तरक्की करने के लिए आपको इश्यूज ठीक उठाने चाहिए। अब ये जिस किस्म के मुद्दे उठाते हैं और वो करते हैं, ठीक है, डिसेंट डेमोक्रेसी में चाहिए भी, जरूरी भी है, बट कम से कम जो लाइफ एंड डेथ इश्यूज है, अब जैसे कोविड महामारी के दौरान ये क्या कहते थे, मोदी जी वो हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? तो हम कहा करते थे कि राजस्थान में आपकी सरकार है वो तो कूड़े में फेंक दिया और पंजाब में आप मुनाफाखोरी कर रहे हैं। क्या चाह रहे थे? ये चाह रहे थे कि जो वलैत की कंपनीज हैं उनसे इंपोर्ट की जाए, पर मोदी जी वेंट ऑन दी डोमेस्टिक आत्मनिर्भरता, और अभी आप सिर्फ अपने देश के लिए नहीं वैक्सीन बना रहे हैं, दुनिया भर में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये बेसिकली भारतीयता से और मेड इन इंडिया उस टैग लाइन से दिक्कत है इनको, विरोध ऑपोजिशन को, जो लोग बात कर रहे हैं? ये तो कंफ्यूज्ड है, ये कंफ्यूज्ड है, इनको किस चीज से दिक्कत है। अब देखिए कुछ वर्ष पहले ये युवा नेता ने कहा कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। युवा नेता कौन है? मतलब आप भी युवा नेता मानते हो? नहीं, मैं नहीं मानता, मतलब उसको मैं श्री राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। तो युवा नहीं, युवा नहीं, मतलब चाहते हैं वो बने रहे युवा, बने रहे, बट somebody outside India described India as a dead economy. इन्होंने भी रिपीट कर दिया। अरे मेरे भाई, डिस्पाइट ऑल द ग्लोबल टर्बुलेंस, हमारा पिछले साल का जो फिस्कल ईयर वो है 7.7%। वी ग्रू लास्ट क्वार्टर एट 7.8%, उसका पूरा ईयर वाइज हो गया 7.7%। इकोनॉमी आपकी बढ़िया चल रही है, किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है, आप ग्लोबल प्रोसेसेस में आप इंक्रीजिंगली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। So India has arrived, but more than that, रीमा जी, my submission to you, the best is yet to come, because आपने इतनी बढ़िया, इस समय आपकी जो पॉलिटिकल परफॉर्मेंस है वेस्ट बंगाल के बाद, मैं ये कहूंगा नॉर्मली 3 टर्म 3rd टर्म में लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, आप तो प्रो इनकम्बेंसी है। मुझे याद है पिछले चुनाव के पहले भी आपसे हमने कई बार बात की है। अभी लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो एबिलिटी है टू हैंडल अ क्राइसिस, टू नेविगेट अ क्राइसिस, उस पे प्रीमियम है, क्योंकि ये लोग तो आते ही बहुत आसान है, मैं कहूं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, पर आपके पास सुझाव क्या है? आप क्या पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस ला सकते हैं टू रेक्टिफाई दिस? तो ये जो आर्थिक सुनामी आने वाली है, आर्थिक इमरजेंसी लगने वाली है, ये जो कहाँ लगने जनता वाली है? को डराया जा रहा है, दहशत में डाला जा रहा है, इसके पीछे क्या मानसिकता है? और ये सुनामी वाला एंगल क्या है? ये देखिए, सुनामी आपको पता क्या होता है ना, वो अर्थक्वेक जब आता है समुद्र में तो वो सुनामी बन सकता है। ये इनके दिमाग में अपने में, मुझे कहना नहीं चाहिए कि एक तो कुछ तो उनमें अपने जो शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ उनके जो लीडर्स हैं, और जहां से भी एडवाइस आती है मुझे लगता है उसमें मैच्योरिटी क्वोशंट कम है। जब भी ये कुछ कहते हैं उसका उल्टा होता है ना। कभी कहते हैं कि अब देखिए वेस्ट बंगाल में, तो मैं इनको क्यों दोष दूं, इनके वो टीएमसी को लेटर कर 4 मई के बाद जब नतीजे आएंगे तो आप लोग यहाँ पे इस धरती पे पांव नहीं रख पाएंगे, और अगर आएंगे तो आपको सिर मंडवाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। अब वो कहाँ हैं वो लोग 4 मई के बाद? आज उनका एक राज्यसभा एमपी जिसके 3 साल थे वो रिजाइन कर गया प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ टीएमसी से, और क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं रीमा जी, मैं ये आपके साथ शेयर करना है। वन इज रैम्पेंट करप्शन, पहली बात रैम्पेंट करप्शन, एनार्किक, पहला था एनार्किक फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा था रैम्पेंट करप्शन, और थर्ड था अट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन। ये 3 मेन थे, 4 उन्होंने, और मैं और भी गिनवा सकता हूं। अब देखिए, आज इंडिया अलायंस की जो मीटिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे,
मुझे लगता है दिस इज एन अलायंस कोलैप्सिंग अंडर द वेट ऑफ इट्स ओन कॉन्ट्रडिक्शंस। और आने वाले समय में देखिए, हमारे लिए वी नीड अ क्रेडिबल ऑपोजिशन, वी नीड एन ऑपोजिशन पार्टी जो हमारे साथ डिबेट करके इश्यूज पे फोकस करे। बट जिस तरीके से ये क्रिटिसिज्म लाते हैं, मुझे लगता है कि इट इज एंड गेम फॉर देम। सर, क्या मतलब मैं जो आपसे जानना चाह रही थी वो यही बात थी कि ऐसा कुछ तो होगा ना स्ट्रैटेजी में, और उसमें मुझे लगता है आपकी भी अहम भूमिका है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व है ही, कि पुतिन जी भी भारत की तारीफ करते हैं और ट्रंप भी कहते हैं कि अब हम बढ़िया मार्केट में जा रहे हैं। अब तक अमेरिका से भारत को मदद मिलती थी, लेकिन अब भारत मार्केट बन गया। दोनों को एकदम से मना के रखना, ये इसके अहम लिए बात है। इसके लिए 100% क्रेडिट माननीय प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए, बिकॉज ही इज अ फुल टाइम, टोटली फोकस्ड, डेडिकेटेड ग्लोबल लीडर। अब उनका कैसा है, अब कितना कितना वो करते हैं, मैं देखिए, मैं तो उनके अगर ट्रैवल शेड्यूल देख लूं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, मैंने वैसे भी प्रधानमंत्री जी का काम किया, मुझे कहना नहीं चाहिए, जो एक दिन एक जर्नी के बाद आके नीडेड 1 डे ऑफ टू हैव मीटिंग्स। ये गेट्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट, मैं बता रहा हूँ 15 घंटे की अमेरिका के बाद फ्लाइट लेके आए। एक दिन हमें पता लगा कि नया पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, कि प्रधानमंत्री जी वहां जाएंगे। तो जो मेरे उस समय सचिव थे मंत्रालय, उस मंत्रालय में, मैंने पूछा आपको कोई ऑफिशियल खबर आई कि नहीं? हमें इनफॉर्मली पता लगा। मैंने कहा आपसे तो कुछ नहीं कहा करने को? नहीं। एनीवे, बात खत्म हुई, पहुंचे क्वाइटली अनमार्क्ड गाड़ी में, गया 1.5 घंटा इंस्पेक्शन करके आए। क्यों गए थे वहां पे? मुझे लगता है इसलिए गए थे वहां पे, वो देखना चाहे अपने विद हिज ओन आईज कि जो मेरे को रिपोर्ट्स आती हैं कि कितनी कंस्ट्रक्शन पे काम हो रहा है वो सही है कि नहीं। कुछ नहीं हुआ। वो चीफ इंजीनियर जो था सीपीडब्ल्यूडी का वहां पे, उसको फोन किया गया और पूछा कि आप कहाँ पे है? कह रहा मैं घर में, हमारे यहाँ पूजा है। पर फिर उसको लगा कि अगर वहां से फोन आ रहा तो वो चला गया, तो उसने ही तो क्या मरा। मैं कुछ गया, अगले दिन सुबह जब लक्ष्मी और मैं मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो पीएसओ आके बोला कि साहब का फोन आया, प्रधानमंत्री जी बात। लक्ष्मी ने कहा लगता है आपको डांट पड़ने वाली। मैंने क्यों? वो कल रात को इंस्पेक्शन में गए थे तो कुछ गड़बड़ हुई होगी। उन्होंने ना इंस्पेक्शन की बात की, कोई और ही इशू, उस इशू में क्या हुआ, ही वांटेड एन अपडेट। सो ही इज वर्किंग अराउंड द क्लॉक। मैं बता रहा हूं, एनी प्राइम मिनिस्टर हु इज वर्किंग अराउंड द क्लॉक, he does not hesitate changing his advisors. He gets the best possible advice. प्राइवेट सेक्टर से लोगों को ले आते हैं, बाकी करते हैं। सो बाहर से, भारत के बाहर से कोई भी अगर हमारी तरफ देख रहा हो, कहेगा दिस इज अ कंट्री ऑन द मूव। योर एनर्जी कंजम्पशन इज गोइंग अप, योर अदर एक्टिविटीज आर गोइंग अप, योर फोरे इनटू अल्टरनेट एनर्जीज। आपने बायोफ्यूल्स में कितना काम किया, आपने सोलर में कितना काम किया, इतनी इतनी नई योजनाएं आए। सो 12 साल में माई व्यू इज दैट द बेस्ट इज येट टू कम, बिकॉज ये जो विकसित भारत की जो यात्रा है, हमें आकर 2047 की, वी आर ओनली इन 2026 एंड, हमें ये जो 20 साल रहते हैं, अगले 10-12 साल में देखना क्या होता है। ये 12 साल तो अभी हुए हैं, अगले इनके नेतृत्व में 12 साल में एकदम क्वांटम जंप आएगा। लेकिन डांट पड़ती है कभी आपने? सबको पड़ती है। देखिए, गलत फहमी में मत रहना, और डांटना उनका हक भी बनता है। देखो ऐसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फाइनली उनकी है। हम तो ठीक है, हम कौन से जिसमें रूट में आए, बट आपको एट द एंड ऑफ द डे यू फील अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द सेंस कि आप किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े, वो प्रोजेक्ट comes on stream on time without cost overruns, without time overruns. So that's a great sense of satisfaction. हरदीप जी, ये जो वैश्विक संकट की बात, क्योंकि आपके साथ लगातार इंटरेक्ट भी हो रहा होगा, इंटरेक्शन प्रधानमंत्री का, कोई ऐसे टिप्स जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं? क्योंकि इस पूरे माहौल में सब ये सुनना चाहते हैं कि क्योंकि थोड़ी टेंशन तो होती होगी ना कई बार। देखिए, टेंशन इज अ डिफरेंट, टेंशन इज स्टेट ऑफ माइंड। किसी ने मेरे को अभी एक इंटरव्यू में पूछा, मुझे ये कहना चाहिए था अंडर प्रेशर। मैंने कहा हिज माइंड इज नॉट वायर्ड टू फील प्रेशर, आई शुड हैव सेड दैट। उनका ही डजंट फील द प्रेशर। हाँ, वो सिनारियो एनालिसिस करते हैं कि अगर मान लीजिए एक चीज, एक हफ्ता की क्या सिनारियो है, लंबा सिनारियो है, तो आपको क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको। दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, और प्रिपेयर्ड ऑल्सो बिकॉज ही इज लुकिंग एट द चेंजिंग सिचुएशन। मुझे जो लग रहा है कि ये जो कभी हमें लगता है शाम को कि ईरान यूएस डील इज ऑलमोस्ट डन, फिर अगले दिन लगता है कि नहीं, इसमें
थोड़ी डिरेलमेंट हो गई है, बट जो भी है वी आर वेल प्रिपेयर्ड। और मुझे लग रहा है कि अगले 30 दिन 60 दिन भी अगर ये चला तो वी विल बी एबल टू नेविगेट। आपने 60 दिन का कहा था, अभी कितने दिन का अभी हमारे पास 30-60 दिन और, बिकॉज अभी हमारे पास सप्लाईज भी हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, और जैसे हमने अपने इंपोर्ट सोर्सिंग भी अलग अलग देशों से इंक्रीज कर ली है, तो हमारे स्टॉक्स भी ठीक है, वील बी एबल टू मैनेज। तो देशवासियों को अभी आप क्या एश्योरेंस देना चाहोगे? मैं विश्वास दिलवाना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि उनकी लीडरशिप में जो भी इवॉल्विंग सिचुएशन है, वी आर एबल टू मीट द चैलेंजेस एंड कंटिन्यू टू गेट आवर सोर्सेज एंड वी आर वेल सप्लाइड। और थोड़े दाम अभी और बढ़ने के लिए तैयार हैं? मुझे तो अगर ऐसी स्थिति रहे तो मैं तो चाहूंगा ना ही बढ़े बिल्कुल भी, बट दैट्स बियॉन्ड माय कंट्रोल। 12 साल की बात करनी है सर। 12 साल में आप, क्योंकि अलग अलग मंत्रालयों में भी रहे, जब आप मंत्री बने और अब इतने साल बाद, क्या डिफरेंस रहा अब इस सरकार के कामकाज में? मोदी सरकार में मंत्री होना इज वेरी डिफरेंट, इट्स फंडामेंटली डिफरेंट। वो कांग्रेस सरकार के जो थे वो लाल बत्ती मंत्री थे, ये हमारे जो हैं इंडिगो सीट 1A, नो रेड लाइट, ये वी आर मोर लाइक टेक्नोक्रेट्स। आई मीन कुछ बहुत सीनियर लीडर हैं, उनको वो है, बट यू आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक एंड यू आर वर्किंग एज पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट। कोई भी मंत्रालय, जैसे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय था, इट वॉज अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी। पहली बार मैंने लैंड इश्यूज के साथ डील किया, बट हकीकत तो यह लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो हमें स्टेट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या करना पड़ा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी ऐसी योजना लाई, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, पर हम कहे कि अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में स्टेट गवर्नमेंट को हम थोड़ी कंट्रीब्यूशन देंगे, तो हमने एक योजना बना दी। बट उससे सबसे ज्यादा तो मैं समझता हूं जो स्वच्छता की स्कीम है, जो पब्लिक टॉयलेट बनाने, कम्युनिटी टॉयलेट बनाने, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाने, प्रधानमंत्री आवास योजना, मेट्रो लाइन जो उस समय 200 किलोमीटर थी, आज 1000 किलोमीटर तक पहुंच गई है, और आने वाले समय में हम जापान और कोरिया को ओवरटेक करके, यूएस को ओवरटेक करके, वी विल बी द सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो आपको लगता है स्वच्छ भारत सबसे बड़ा मील का पत्थर? स्वच्छ भारत एक स्वच्छता जो स्कीम है हमारी, बहुत अर्बन स्वच्छता के लिए, रूरल स्वच्छता के लिए, और ये जो वेस्ट डिस्पोजल का ये फलक्रम है, ये बाकी सारी अर्बन स्कीम उस पे बेस्ड है। और मैं समझता हूं कि ये जब भी इतिहास लिखा जाएगा, मोदी जी की कंट्रीब्यूशन तो सोने के अक्षरों में लिखी जाएगी, जब भी 12-15 साल के बाद जब भी। बट ये जो स्वच्छता है ना, ये किसी और के रेकनिंग में नहीं आए। मुझे याद है महात्मा गांधी जब 1916 में बनारस हिंदू कॉलेज में एक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने उस समय कहा था कि मैं जब कल गया, I could not find God. What he meant was cleanliness in the thing. जब आपने दायित्व संभाला गुजरात का, उस समय गुजरात में ही brought in एक ऑर्गेनाइज तरीके से, ठीक है। और जब 2014 15 अगस्त को उन्होंने देश को संबोधित करते समय लाल किले से ये कहा, उन्होंने ये स्वच्छता की बात की, तो हमारे ये लिबरल फ्रेंड्स है जो है हमारे अभी ऑपोजिशन में, ये कोई बात है रेड फोर्ट से करने की? रेड फोर्ट से कौन सी बात करनी है? आई थिंक इट्स मोस्ट फंडामेंटल। सो स्वच्छता, बाकी जो बेनिफिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कॉमन मैन तक डिलीवर करने के, ऑल फैंटास्टिक कंट्रीब्यूशंस। अब 2047 की बात हो रही है, बहुत आगे के बारे में भारत देख रहा है। आपको लगता है कि ये जो कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद 2047 का नया भारत, उसकी चर्चा अहम हो गई? बिल्कुल हो रही है और होगी। और ऐसा है कि जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार 2047 का संकल्प और उसमें क्या इसका रोड मैप होगा, तो इट वॉज वेरी वेल रिसीव्ड। पर कुछ लोग थे कहते कि यार वो कैसे पहुंचेंगे, बहुत दूर तो नहीं है, मिडिल इनकम कंट्री वाले ट्रैप में तो नहीं फंस जाएंगे ना। अभी इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, और मैं समझता हूं कि कब तक हम ये जो टारगेट है, डेवलप्ड कंट्री की परिभाषा नहीं है कहीं। आप अर्थव्यवस्था जीडीपी का साइज दे सकते हैं, बट व्हाट इज अ डेवलप्ड कंट्री? हाँ, डेवलपिंग कंट्री क्या है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री? डेवलप्ड कंट्री का मतलब आपके हेल्थ सर्विसेज, आपके एजुकेशन,
एवरीथिंग मस्ट कीप पेस। बट मैं समझता हूं जिस तरीके से होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच यूज करके हम टारगेट ऑफ बिकमिंग ए डेवलप्ड कंट्री, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, इसमें सब सेक्टर्स को उससे एंथुजियाज्म और इंकरेजमेंट मिल रही है। सर, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, कुछ सवाल सिर्फ मैं विपक्ष के आरोप है, मेरी वो नहीं है, जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं। एक कि ये सरकार जो है इसने अपना नैरेटिव और प्रचार ऐसा किया है, प्रचार के दम पर ये लगातार आगे बढ़ रही है। मैं समझता हूं जो सरकार ने काम किया है इसका हम 50% भी अगर प्रचार कर लें तो उसमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ काम बहुत होता है, प्रचार ठीक नहीं होता। होता क्यों है? बिकॉज देखिए, प्रचार भी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को लोगों तक समझाने के लिए, देखिए मैं हमेशा ये अंग्रेजी में कहावत है, मास इज वाइजर एंड मोर कॉन्स्टेंट द प्रेस। वो लोग बहुत अक्लमंद होती है, बट उनके पास ऐसे ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। अब जैसे कल एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन था या प्रोटेस्ट था, मैंने उसके इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ पढ़े। आप यहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो इजराइल और गाजा में बहुत गड़बड़ हुई है। अच्छा ठीक है, तो उसमें पार्टी जिसका भी उसका इसका क्या करना। किसी ने कहा कि नहीं, हमें कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ी अच्छी टीचर थी 10 साल पहले, वो वहाँ पे। देखिए, मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में अलग अलग लोगों को इकट्ठा आके एक प्लेटफॉर्म पे अपने व्यूज़ देने इज़ ऑल राइट, बट उसके साथ आपको अपनी कोई फिलॉसफी भी बतानी चाहिए। आप व्हाट आर द सॉल्यूशंस यू वांट। अब जैसे हमारे यहाँ क्या है, अभी जैसे आम आदमी पार्टी है, उसके लिए बिकॉज दिस इज, उन्होंने हम ये भी कर देंगे, ये भी मुफ्त कर देंगे, ये भी मुफ्त कर देंगे। मुफ्त तो कर दोगे, उसका प्राइस कौन देगा? और खुद शीश महल बना के आप वहां पहुंच जाओगे। लेकिन सर, मुफ्त तो सभी दे रहे हैं ना अब। नहीं, सब नहीं दे रहे, उसमें फर्क है। मैं बताता हूं। अगर हम कह रहे हैं कि आप सोलर रूफटॉप लगाओ, सोलर रूफटॉप लगाने के बाद आप 300 यूनिट जो बिजली है वो अपने घर के अंदर इस्तेमाल करिए। जो आपके पास बच जाती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको आप घर के नीचे आप ईवी स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन लगा लो, या उसके अलावा आप उसको दे तो ग्रिड में आपको पैसा भी मिल जाएगा। दिस इज अ प्रोडक्टिव स्कीम। दूसरा, हर एक सब्सिडी जो होती है वो इट डज नॉट शुड नॉट बिकम एन एंटाइटलमेंट। अब हमने भी इस समय गैस सिलेंडर पे कितना 700 रुपीज अंडर रिकवरी है। तो एट सम स्टेज यू शुड बी वांटिंग टू मेक श्योर कि दैट इज कंट्रोल्ड, नहीं बढ़ती जाएगी वो। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ 29 रुपये एक दाम बढ़ा है। एक अगर परिवार उज्ज्वला का एक वर्ष में 4 सिलेंडर इस्तेमाल करता है तो एक सिलेंडर 3 महीने में, तो 3 महीने में अगर 29 रुपये बढ़ा है दाम, यू डिवाइड 29 by 3 एंड यूल गेट अ प्रीटी गुड फिगर ऑन व्हाट इट इज़। 8 रुपये पर महीने से 9 रुपये पर महीने हुआ, 9 रुपये हुआ तो 2700, 9 रुपये कुछ पैसे महीने का बढ़ा। अब इस समय इज़ दैट सीरियस? लोग नहीं कह रहे हैं, पर आपके जो टीवी चैनल्स हैं, शॉक, एक आप ही की प्रोफेशन की हमारी कॉलीग हैं, वो आई, मैंने कहा ये आपकी नई गाड़ी है क्या? हाँ। मैंने कहा तो महंगी लगती है, कितने की होगी? तो मुझे तो गाड़ियों के दाम के ज़्यादा नहीं पता होता है। मैंने कहा 55 की, कहता नहीं ज़्यादा की। मैंने कहा तभी आपने बोला वो 9 रुपये जो वो शॉक हुआ, जो सुबह पेट्रोल प्राइस 9 रुपये बढ़ा। सो ये न्यूज़ वैल्यू एंड सीरियस इशूज़, वी मस्ट लर्न हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू ऑल्सो। सर, दूसरा सवाल, ट्रम्प से एक तरीके से डर गए हैं मोदी जी और ट्रम्प के दबाव में काम कर रहे हैं, ये सवाल विपक्ष का है। मैं वो सवाल नहीं है, वो स्टेटमेंट कर। देखिए ऐसा है, मैं आपको 2 चीज़ें बताऊं। किसी भी देश का इलेक्टेड लीडर जो होगा वो होगा, उनके साथ डील करना है आपको, किस तरीके से डील करना है। मैं तो सोचता हूं कि मोदी जी ने बाकी तो दुनिया देख लो, यूरोप ने कैसे डील किया, चाइना ने कैसे किया, हमने कैसे किया। मोदी जी का इंटरैक्शन स्टैंड्स आउट। जो हमारे इश्यूज ऑफ इंटरेस्ट है, वी आर नेगोशिएटिंग दोज। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी बहुत तरक्की हुई है, आने वाले समय भी हो जाएगा। जहाँ तक सेक्शन 301 है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1974, एज पीयूष जी सेड इन एन इंटरव्यू, वील डील विद दैट ऑल्सो। आपको डील करना है। देखिए 50% ऑफ योर GDP इज इन द एक्सटर्नल सेक्टर, तो ये आप ये तो नहीं कह सकते हम दुनिया के साथ बात ही नहीं करेंगे, हम अकेले डील कर लेंगे। सो आई थिंक फॉरेन पॉलिसी, ही इज एबल टू डील इफेक्टिवली विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, विद प्रेसिडेंट पुतिन, also with Mr. Zelensky,
ऑल्सो विद ऑल दी हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट जो मिडल ईस्ट के हैं, विद द फ्रेंच प्रेसिडेंट, तो उनका ना ये सेट अ न्यू टेम्पलेट फॉर ग्लोबल समिट डिप्लोमेसी। इस सरकार ने गरीबों को गरीब बना दिया है और ज्यादा अमीरों को और ज्यादा अमीर बना दिया ये है। कौन कह रहा है? ये भी राहुल गांधी कहते हैं। नहीं, राहुल गांधी के तो आप स्टेट, अरे अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं, ममता बनर्जी भी कहते हैं। केजरीवाल का तो कहना फिर भी गरीब का उसको क्या। राहुल गांधी जी को मैं देखो, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन व्हाट ही हैज सेड। उनकी कई एक कॉम्पिलेशन होनी चाहिए कि आपको पता है मोटरसाइकिल और गाड़ी का वेट में क्यों फ़र्क होता है उसका, वो उसको ले लो, कुछ और भी प्राइसलेस चीज़ें हैं। जहाँ तक राहुल गांधी जी की पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स पे आई थिंक हम नए चैप्टर में आ रहे हैं। उन्होंने वेस्ट बंगाल के चुनाव के पहले स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया ममता जी का। उन्होंने कुछ बोला कि अगर इनकी लीडरशिप ठीक होती नहीं। अब यू शुड बी ग्रेटफुल, शी इज़ दी ओनली वन अटेंडिंग दिस इंडिया अलायंस अमंग्स द लीडर। डीएमके के साथ जो उनका अलायंस है वो तोड़ दिया और टीवीके की तरफ चले गए। टीवीके के भी लीडर हैं जोसेफ विजय, वो भी नहीं आए इसमें। राहुल गांधी जी की पॉलिटिकल लीडरशिप पे सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं नहीं उठाऊंगा, इट्स नॉट माय जॉब। ही इज़ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। हम तो चाहेंगे वो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे तो हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। बीजेपी जिस राज्य में जीतती है वहां पर पार्टियों को तोड़ देती है। अभी तृणमूल कांग्रेस को तोड़ दिया, अब वो उनकी पूरी पार्टी टूट गई है। वहां पर शिवसेना को तोड़ा, ये भी आरोप लगते हैं। नहीं, ये आप देखिए, दिस आर, अब पॉलिटिक्स में हमारे तरफ कई लोग आते हैं। आजकल जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन के टीएमसी के कई लोगों को मत लीजिएगा, क्योंकि वो अगर पार्टी छोड़ना चाहे तो उनको ज़रा दूरी रखना चाहिए। नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री। कल पूरा हो जाएगा 9 तारीख को, और 10 तारीख को ही विल बी 1 डे मोर। तो इस अचीवमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मोदी जी एक तरीके से विकसित भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्र भारत के बाद जो भारत बना उसको आगे बढ़ाया। दोनों को आप कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए, मैं कंपैरिजन इसलिए नहीं करूंगा, दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट थे। पंडित जी ने एक कॉलोनी को पहले 5 साल में 1947 से जो कंट्रीब्यूशन की, हमको उसको अंडररेट नहीं करना चाहिए। पर उन्होंने जो इंडिया इनहेरिट किया और मोदी जी ने जो इंडिया इनहेरिट किया, वेरी डिफरेंट। सो अलग किस्म की थी। बट टुडे आई थिंक इन स्टेचर वो तो 12 साल 52 से 64 पे देन ही पास्ड अवे। इन द केस ऑफ मोदी जी, ये जो 12 साल हुए हैं, द अनदर 12 आर कमिंग। एंड दैट, एज आई सेड, आई कीप सेइंग, ये जो रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मेरे पास आंकड़े हैं। आई मीन हवाई अड्डे 74 थे, 160 हो गए हैं। मेट्रो लाइन 200 किलोमीटर थी, 1000 किलोमीटर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ हो गया, 3 करोड़ और कर रहे हैं अपना। मैं आपको आंकड़े गिनवा सकता हूँ। गैस कनेक्शन 2014 में 14 करोड़ थे, आज 33 करोड़ 33 लाख हो गए हैं। ठीक है। पाइप गैस 14,000 किलोमीटर थी, आज वो 25,600 किलोमीटर हो गई है। आने वाले समय में 30,000 किलोमीटर। कंट्री इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली। बट मोदी जी ने जो 12 साल में काम किया, दैट लेज द बेसिस अगले 12 साल और विकसित भारत के लिए। नहीं सर, लेकिन कंपेयर तो हम लोग करते ही रहते हैं ना लगातार। नेहरू इंदिरा युग के साथ में कंपेयर होता है कि उन्होंने देश को बिकॉज़ वो लॉन्ग सर्विंग थे ना। हाँ। बिकॉज बाकी जो प्राइम मिनिस्टर से उनके टेन्योर है। अब जो पंडित जी के साथ कंपैरिजन है, अभी तो कंपैरिजन इज इन नंबर ऑफ डेज ही वॉज, क्योंकि 1947 और 1952 के बीच में ही वॉज नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज अपॉइंटेड। ओके, सो अभी मैं समझता हूँ कि ठीक है, वी एक्नॉलेज द रोल ऑफ पंडित जी, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है और जो कांग्रेस पार्टी की हुई है इन द फ्रीडम स्ट्रगल, वो इसको एक तरफ है। अभी मॉडर्न नेशन बिल्डिंग, उसमें रिकवरिंग आवर कल्चरल प्राइड बहुत, मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये कॉलोनियल माइंडसेट जो है ना, जब तक कॉलोनियल माइंडसेट रहेगा, हमारी आर्थिक स्थिति के अभी भी है वो माइंडसेट। बिल्कुल है। अभी बहुत कुछ करना है। राजपथ को कर्तव्य पथ बनाना या रेस कोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग नेम करना, दीज आर वेरी स्मॉल सिग्नल। मैं आपको मान के चलिए, आपकी जो कल्चरल रेनेसांस और कल्चरल रिजुविनेशन हो रही है, आई मीन राम टेम्पल, ओके, नंबर ऑफ दीज थिंग्स, मैं समझता हूँ कि ये
190 वर्ष जो कॉलोनियल रूल था, मैं 190 वर्ष क्यों बोल रहा हूँ, बैटल ऑफ प्लासी से लेके 1947 में, वो 190 इयर्स ने एक सिविलाइजेशनल कंट्री को एकदम बदल गया। वो एक गुनार मिडल था शायद, जिसने एशियन ड्रामा लिखा था, उन्होंने ये लिखा दैट द ब्रिटिश elite left India leaving behind an identical Indian elite, the English speaking. I mean, I'm not for English, against English speaking, etc. I myself basically educated in English, but no, there is something that we lost out on our cultural pride, our heritage. ये 12 वर्ष में much of it has been reclaimed, more needs to be done, और economic progress में भी the Make in India, vocal for local, you need to give pride to your own product. देखिए, you have record food production, ठीक है, you have record exports. I mean, defense exports are going on. It's a very different country. पुरी जी, आप जिसको कल्चरल एक तरीके से इंडिपेंडेंस कह रहे हैं, विपक्ष कहता है कि आप डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये मुद्दा पश्चिम बंगाल में इसी मुद्दे के दम पर सबसे ज्यादा आगे बढ़े, यूपी में भी यही मुद्दा बन रहा है, बटोगे तो कटोगे वाला। नहीं, वेट अ मिनट, आप एक ऑब्जेक्टिव मान के चलिए दैट इफ यू आर अ रजिस्टर्ड वोटर, यू हैव एवरी राइट टू बी वोटिंग wherever you are registered or you go to some other place. तो SIR का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो तो इन सम सेंस मीट हो गया, एंड इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद डेमोग्राफी क्या है? देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज टुडे वी आर फेसिंग सम हार्ड रियलिटी। मैंने आज सुबह एक पढ़ा कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव रेट है, इट इज़ एक्चुअली नाउ on the verge of going negative, because there are some parts of this country where the one child norm or a 2 children norm, and some communities are more productive in terms of proliferation of this thing than other. But that's a reality. It comes to countries, but we will have to make sure, abhi bhi hamari jo bulk of the population is below 35 years of age, so we have that advantage for a while. Opposition is not understanding what they are saying. वो तो कह रहे हैं कि आप illegal लोगों को अक्रॉस द बॉर्डर आने दो कि हमारे पक्ष में वो वोट करें। वो तो मैं समझता हूं उससे तो रूइन इज द ओनली मेथड, और वो खुद भी सीख गया। और ये जो वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, इसके बाद लेसन्स हैव टू बी लर्न फॉर सम अदर प्लेसेस आल्सो। तो अब वोट चोरी की कोई चर्चा नहीं करेगा? नहीं, उसको पूछिए, अगर वोट चोरी हो रही है तो आप केरला में कैसे जीते? अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता। अब देखिए, एक हमारे 2-4 बड़े बड़े वकील और नेता लोग हैं जो पीरियोडिकली कहते हैं कि वो ईवीएम में ये हो गया। अब वो एकदम क्वाइट है। क्यों? क्योंकि कुछ जगह तो उनकी रिजल्ट शोड दैट दे हैव वन। तो ये क्या सिलेक्टिव बने थे कि अब उत्तर प्रदेश में ईवीएम डजंट वर्क एंड इन एक्स प्लेस इट वर्क्स? सर, फिर आप कहोगे कि उनको आप सीरियस लेने लेते हैं, लेकिन वो एलओपी हैं, और अभी उन्होंने 4 दिन पहले ही बात बोली है कि सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं वो उनको फ़ोन करके बताते हैं। ज्ञानेश कुमार जी ने उनको बताया कि वो कितने दबाव में थे सरकार के, और लोग मतलब आपके सरकार में मोल है और आपको ही नहीं पता लग रहा है। देखिए, अगर वो उन्होंने ज्ञानेश जी उनके दबाव में थे और ज्ञानेश जी स्टेटमेंट कर दें और ये हो जाए तो कुछ नहीं है। राहुल गांधी का देयर इज़ नो अकाउंटिंग फॉर व्हाट ही विल से व्हेन। समझ गया ना? आज ये डेड इकोनॉमी है, ठीक है, कल ये कुछ और है। तो इनको आप ये मान के चलिए आपने ये खराब कर दिया, वो कर दिया। राहुल जी, आप वही हैं ना? आपने एक सीक्रेट MOU साइन कर लिया था किसी बड़े देश में, चाइना के साथ। चाइना से आप ही कह रही हैं ना, तो कर दिया था आपने साइन, उसको आपने क्यों नहीं किया? आप वही आप चोरी छुपे किसी एम्बेसडर को मिलते थे। छोड़ दीजिए। राहुल गांधी को अभी एक हमारे मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे राम गुहा, उन्होंने कुछ बोला कि राहुल गांधी की जो पॉलिटिकल क्या है मैच्योरिटी नहीं है। वो शशि थरूर ने उनको डिफेंड किया, नहीं उनके बड़े ग्लोबल कॉन्टैक्ट्स हैं। देखिए, ये चलता रहेगा, ये चर्चा चलती रहेगी। राहुल गांधी जी वहीं के वहीं रहेंगे। अगर उनमें कोई बदलाव आया और लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप की हैं, देन ही विल बी रिफर्ड टू एज अ, वो क्या कहते हैं, अपकमिंग। अभी तो अपकमिंग भी नहीं है। हाँ, अपकमिंग नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के हारने के बाद आपको लगता है कि अब राहुल गांधी का कद बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू ममता बनर्जी? नहीं, इंडिया अलायंस में। नहीं, इंडिया अलायंस है कौन इस समय? आज जो बैठक हो रही है, नहीं, उसमें है कौन? उसमें मेन लोग तो आए नहीं। TVK वाला नहीं आया, स्टालिन DMK वाले नहीं आए,
अखिलेश जी है, केजरीवाल जी नहीं आए, तो अभी जो इट्स अ ट्रंकेटेड इंडिया अलायंस, पहले वो तय कर ले कौन है और अपनी कॉन्ट्रडिक्शन जो है उनको संभाल ले। ये जो कॉकरोच पार्टी जिसका आपने जिक्र किया था, मैंने नहीं किया, मैंने प्रोटेस्ट, आपने कॉकरोच पार्टी को मेंशन किया। इसको इतना हाइप क्यों मिल रही थी? मिल नहीं रही थी, कोई हाइप उन्होंने बनाने की कोशिश की, और वो मुझे लगता है कि थोड़ी एनार्की करना चाह रहे थे, बट सिचुएशन को ऐसा हुआ कि वो फेड आउट कर गई। जेनजी आपके साथ है क्या? नहीं, जेनजी किसी के साथ नहीं। जेनजी इज एन एस्पिरेशनल थिंग, हमारी भी जेनजी है, कहीं औरों की भी है। उसमें ऐसा है कि मैं कभी नहीं कहूँगा कि हम जेनजी के खिलाफ हैं या जेनजी हमारे खिलाफ है। जेनजी इज पार्ट ऑफ अस, हमारे परिवार में हमारे बच्चे जेनजी हैं। एक ज़माने में हम थे वो उसमें। नाउ आई हैव ग्रैंडचिल्ड्रन। आपको लगता है कि ये लोग मिलकर ऑपोजिशन वाले जेनजी को अपने साथ लाकर बांग्लादेश बनाने की सोच सकते हैं? भारत कभी ऐसा बन सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है ना, नेपाल या बांग्लादेश कुछ नहीं बन सकता। भारत एक सिविलाइजेशनल वो है, हमारी जो सिविलाइजेशन है 7,000 वर्ष पुरानी है। हमारे में इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। ये रिवोल्ट्स वहाँ आती हैं जहाँ पे दोनों में से दो ही चीज़ें नहीं होती, हमारे यहाँ दोनों है। सो आई एम श्योर कि एस्पिरेशनल क्लास है, और हमारे यहाँ जो डिमांड्स हैं जेन जी की, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, गिव देम। हमारे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा में जेन जी जुड़े जाके, विद्यार्थी परिषद में जुड़े हमारी पार्टी में, बाकी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म एट्सेट्रा, सो दैट आवर नेशनल केक इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और असली सही माने में Who will be the real beneficiaries of विकसित भारत? Gen Z। और उनको इसको शेप करना चाहिए, और मुझे लगता है उनमें से कई कर भी रहे हैं। दैट्स वाई ये जो कॉकरोच इधर के से उधर से आ गया, बाहर से, वो इट डजंट हैव एनी रेजोनेंस। चलते चलते पुरी साहब थोड़ा सा इसको हल्का करते हैं, क्योंकि हमने बहुत भारी भरकम सवालों पर बात की। बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है 12 साल सरकार का होना, और खासकर अभी जो आपने कहा दिनों के हिसाब से नेहरू जी का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री तोड़ने वाले हैं। आप इतने समय से प्रधानमंत्री के साथ हैं, आपको उनकी सबसे अंडररेटेड एक कोई अगर बात बतानी हो जो किसी के सामने नहीं आ पाती, लेकिन उस चीज को आप लोग नोट करते आप हैं? कह रहे कोई ऐसी बात हो जो मैं किसी के सामने नहीं कर सकता, पर दूरदर्शन पे बोल दूं। आपकी भी आई एम अमेज्ड। नो, देखिए, आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ हिज टीम फॉर 9 years, माई 9th year, 12 में से। बट मेरा सौभाग्य रहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उससे पहले भी आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग हिम। किसी भी तरीके से देखे, ही इज़ अ रिमार्केबल ह्यूमन बीइंग, रिमार्केबल। कभी कभी लोगों को लगता है कि ये थोड़े से स्ट्रिक्ट है बिकॉज ही फॉलोज अ वेरी डिसिप्लिन्ड life himself, सुबह उठना, योगा करना, he is time management is superb। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, प्रधानमंत्री जी के यहाँ आपके, अब मैं इन 9 साल में जब मैं मंत्रिमंडल में हूँ, उसके पहले भी कभी मिलने का, और आपको बोला 7 बजे टाइम दिया तो आप पहुँचाइए 10 मिनट पहले, और आपको 7 बजे के आसपास टाइम मिला। कोई हमारे ऐसे नेता भी है, अगर आपको 7 बजे का टाइम दिए, हमारे सिस्टम में, मैं नहीं कहा मेरी पार्टी में, सो डोंट गेट इट रॉन्ग, वो 2.5 घंटे बाद आपका टाइम आएगा, लाइन लगी होगी बाहर, वो कुछ नहीं है। बट ही इज वेरी क्लियर इन थिंकिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, वो क्या चाहते हैं। मैंने उनसे एक चीज़ सीखी है कि किसी मीटिंग से पहले मैं, कोई आ रहा होता, मैं पहले पूछता हूँ, भाई आ रहे हैं, क्या है ये, इज़ इट रिक्वेस्ट फॉर सम कोको पंप, CSR, ये किस लिए आ रहे हैं, पहले से तैयारी कर। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के कमरे में भी जो लोग जाते हैं ना, और एक मुझे अनुभव मिला जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक बारी मैंने, काफ़ी समय हो गया था उनसे मिला नहीं था, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं, कुछ इम्पोर्टेंट विषय हैं और मुझे पता है सवाल आएगा क्या विषय हैं, तो मैंने उसकी एनोटेशन भेज दी। मैंने 20-25 मिनट मांगे थे, 45 मिनट लगे, और जब मैं बाहर आया, उनके किसी एड ने मेरे को पूछा, आपको उन्होंने ये बताया, आपकी 45 मिनट मीटिंग के लिए हमारे 1.5 घंटे क्लास ली गई। बिकॉज मेरे 5-6 इश्यूज थे, 5 में से 5 अग्री कर गए, एक में उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आई एम नॉट श्योर। सो उनमें टाइम वेस्टेज वाली चीज़ नहीं है। हाँ, देयर मस्ट बी वेज ही हैज़ ऑफ रिलैक्सेशन, आई डोंट नो हाउ, आई मीन
कोई भी उनके साथ मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग खत्म होती है, ही इज स्टैंडिंग देयर, ही इज 24 आवर्स 31 days 365 days वर्क कमिटेड, डेडिकेटेड, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं आपको बता रहा, एक हमारा टारगेट था कुछ दिन, मुझे तो लगा कि हमने ठीक काम किया था, और मैंने कुछ आंकड़ा बताया उनको, आई डोंट नो, ही वाज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद इट, ही टर्न्ड अराउंड टू द सिविल सर्वेंट सिटिंग ऑन हिज लेफ्ट, ही सेड इतना बड़ा देश और इतना ही, सो ही इज ऑलवेज सेटिंग। मेरी गुरुमूर्ति जी से बात हो रही थी जब जनधन योजना शुरू हुई उस समय, तो किसी ने एक टारगेट दिया, तो I don't know, it was the year 2014, and what he was telling me was that अरुण जेटली जी ने कहा कि ये टारगेट दिया, उसने बोला नहीं मेरे वजह से 50 गुना ज़्यादा चाहिए। वाह। तो इसलिए मेरे लिए जब जिस दिन हुआ, मैंने वी वर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ LPG connections we can turn into LNG connections. इसके लिए you need plumbers, you need regulators, you need that. But when the Prime Minister makes a statement, नहीं भाई मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा चाहिए, that's a very elegant but very effective way of saying you have got to get it done. That is the difference in the man. Yeah. I have worked with नरसिम्हा राव जी, of course हमारे विदेश मंत्री थे, जब प्रधानमंत्री जी भी मैं जूनियर ऑफिसर था, राजीव जी के साथ भी किया हुआ है, वाजपेयी जी के साथ we had greater access, but this Prime Minister is sui generis, is one of a kind, and I think we are very fortunate कि जो 12 साल में इन्होंने प्रोवाइड किया, अगले उनके आने वाले 12 साल will be the best is yet to come. तो चलते चलते पुरी साहब यही कहेंगे कि हो सकता है आने वाले दिन थोड़े से आसान भी हों और मुश्किल भी हो सकते हैं। हो सकते हैं, वो तो राजनीति में तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर। देखिए, मेरी नॉर्मल लाइन ये रही है कि मोदी जी के 12 साल जो प्रूव करते हैं, गवर्नेंस कल्चर चेंज हो गई है, खुद जो वो कर रहे हैं, और मोदी जी के मंत्रालय में जो मंत्री हैं, कई बड़े सीनियर लोग हैं, वो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, क्या वो लाल बत्ती प्रिविलेज, वो नहीं है। आप काम करिए, जब तक आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू आर वेलकम, अदरवाइज यू नो ठीक है, there are other things to do. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप सिंह पुरी जी Thank इस बेबाक बातचीत के लिए, और उम्मीद है कि आपने शुरुआत में जो बात कही थी, देशवासी उसी पर विश्वास करें। बहुत बहुत शुक्रिया। दाम ना बढ़े। थैंक यू।